Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and I hope you all are doing great. So this is the part 5th of our mains preparation series for UPSC Geoscientist 2024. तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के सिलेबस से। जैसे कि हम एनालिटिकल का देखा था ना कि कौन सा पार्ट किस बुक से कहाँ से करना है, तो वही हम सेम फिज़िकल केमिस्ट्री में करने वाले हैं। तो लाइक दिस इज़ द सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप मेंस एग्जामिनेशन paper 2, that is physical chemistry. The first chapter is kinetic theory and the gaseous state. Okay, तो मैंने शायद सेकेंड पार्ट में बताया था कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक चाहिए है, दैट इज KL कपूर। ओके, तो ये वाली बुक हमें लेनी है, ठीक है। देन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री नोट हार्ड कॉपी नहीं लेनी है, जस्ट आपको PDF ही आप प्रिंट आउट करवा सकते हो फॉर सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक की भी मतलब पूरा ये नहीं कि पूरी वॉल्यूम आपने फ़ोटोकॉपी करवा ली, जस्ट जो पार्ट आपने पढ़ना है वो आप फ़ोटोकॉपी करवा लेना। अदरवाइज़ अगर आप PDF से कंफर्टेबल होते हो तो आप पढ़ के और फिर अपने नोट्स बना लेना। ओके, तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी एंड द गैसियस स्टेट। तो ये वाला जो चैप्टर है आपको वॉल्यूम 1 में मिलेगा KL कपूर की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, दिस इज़ द गैसियस स्टेट फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो जहाँ से ये जो रियल गैसेस वाला पार्ट है ना, ये स्टार्ट होगा जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, रियल गैसेस डेविएशन वाले से, ठीक है। तो ये रियल गैसेस, देन वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस, देन अदर इक्वेशंस में 2 इक्वेशन अलग से दिए, वो नहीं करनी है आपको। देन है रिडक्शन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन टू रियल इक्वेशन। इसमें आपको सेकंड थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है, बट आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर वाला करना है, ओके। देन क्रिटिकल कांस्टेंट, जैसे वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, तो वो आपको करना है। देन आइसोथर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, इसी में आपका बॉयल्स टेम्परेचर जो ये मेंशन है ना सिलेबस में, ये बॉयल्स टेम्परेचर, ओके। तो ये वाला भी आपके इसी में आ जाएगा, आइसोथर्म वाले में। देन द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, जैसा कि यहाँ पे मेंशन हाँ, दिस इज द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके गैसियस स्टेट के पूरे चैप्टर में पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ सॉलिड्स। सॉलिड्स भी हमारा वॉल्यूम 1 में ही है। वैसे तो जैसे सॉलिड्स मैंने इससे नहीं किया था, बुक से नहीं किया था, जो अपना नेट गेट का सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस सफिशिएंट है। जो ये टॉपिक मेंशन है इसमें, नेचर ऑफ सॉलिड स्टेट, बैंड थ्योरी करवाई जाती है, फिर कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, यूनिट सेल क्या है, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से हैं, ब्रेविस लैटिस। तो ये सब कुछ हमारा वही जो हमने नेट गेट के सिलेबस में पढ़ा हुआ है, जो आपके पास नोट्स होंगे वही सफिशिएंट है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। XRD शायद अपने नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। XRD आप इसकी वॉल्यूम 1 से ही देख लेना, फिर आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ सी, हाँ ये जो है ना डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स, तो इसमें शायद आप पढ़ लेना। और अगर ये चैप्टर काफ़ी बड़ा, देखो वैसे तो 152 पेज 153, तो ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, बुक से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, मेक श्योर कि आप बुक को बार बार रिवाइज ना करो। एक बार जब पढ़ोगे फर्स्ट टाइम तो अच्छे से पढ़ लेना, एंड साथ ही साथ आप उसको नोट्स बना लेना, ठीक है, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। तो वैसे ही आप इसके कर लेना XRD के, मतलब एक्स-रे डिफ्रैक्शन के। नेक्स्ट इज सॉलिड्स हो गया। देन है केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल वॉल इक्विलिब्रियम, ये अवेलेबल है वॉल्यूम 2 में, ठीक है। वॉल्यूम 2 का मुझे PDF नहीं मिला एक्चुअली, तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। वैसे तो जो वॉल्यूम 2 में जितने भी पार्ट है ना, ये केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जिप्स एनर्जी, देन ये सब कुछ वेरिएशन विद टेम्परेचर प्रेशर, जिप्स दो हम इक्वेशन, फ्यूगेसिटी ऑफ गैसेस एंड फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, ये सब कुछ आपके नेट गेट वाला ही है। जब आप अपनी नोटबुक देखोगे, देन यू विल सी केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जिप्स एनर्जी। वो होता है ना कि फॉर अ प्योर सब्सटेंस हम मोलर जिप्स फ्री एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, एंड देन मतलब उसका सब कुछ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, 2 पेजेस का आपको मिल जाएगा, तो वो उसी सिलेबस में आता है जो आपका नेट गेट वाला सिलेबस है।
जिस जो हम इक्वेशन भी आती है, देन फ्यूगेसिटी ऑफ गैसेस कोफिशिएंट ये भी आता है, मतलब आपके उसमें नोट्स में ही। देन इसमें आपको मतलब बुक में भी मिल जाएगा। मतलब बुक में तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है, बुक में अलग थोड़ी सी लैंग्वेज मिल सकती है, तो उसमें मे भी आपका टाइम जा सकता है। तो जो चीज़ आपके नोट्स में अवेलेबल है आप वहीं से कर लेना। ज़्यादा ये मत समझना कि जो बुक से करेगा वही मतलब फर्स्ट आने वाला है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बुक से बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे, क्योंकि सारी चीज़ मेरे ऑलमोस्ट मेरे को नेट गेट वाले सिलेबस में मिल गई थी, मतलब मेरे नोट्स में मिल गई थी। ओके, तो ये है। फिर ये जो KP KC KX है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, हमारा नेट गेट के सिलेबस में नहीं आता। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपने नो डाउट प्रीलिम्स के लिए किया होगा, जिसका भी प्रीलिम्स हुआ है। तो KP KC KX वहाँ से जहाँ से भी आपने किया होगा, अगर नहीं है आपके पास नोट्स तो आपको इस वॉल्यूम 2 में ही मिल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में है ना, ये कहाँ पे है, इसी बुक में था। हम्म, हम्म, हम्म। देखो फ्यूगेसिटी वाला तो इसमें है। अच्छा ओके, नीचे है। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम मे बी फिर वो दूसरे पार्ट में होगा, बिकॉज हाँ इसी में मिलना चाहिए। KP KC वाला चीज़ मुझे भी एक्चुअली दिख नहीं रही है, बट हाँ इसी में, इसी चैप्टर में मिलेगा आपको। ओके, KP KC है ना, ये KX सब कुछ मेंशन था। ओके, सो नेक्स्ट इज़, अगर मुझे मतलब आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा सर्च करके आपको फिर रिप्लाई कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट इज़ ये एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। जो हम ये करते हैं ना, A इजकल टू गामा इंटू C, जो होता है कि एक्टिविटी इजकल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो वाली चीज़ करनी है। देन डीबे हकर लिमिटेड लो नहीं होता, लो गामा प्लस माइनस इजकल टू -A ZA/ZB अंडर रूट I जो होता है एनी स्ट्रेंथ होता है, वो शायद आपको इसमें मे बी आपको किस चैप्टर में करवा रखा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे नोट्स में अलग चैप्टर में भी हो सकता है। तो ये आपको नेट गेट वाले सिलेबस में आता है आपका, ठीक है। तो ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ये जो चीज़ है ना, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोबार एंड आइसोकोर एंड एक आइसोथर्म भी मिलेगा यहाँ पे। ये तीनों आपको क्या करना, आप यूट्यूब से वीडियो देख लेना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद और अपने नोट्स में बना लेना, ठीक है। जस्ट एक एक पेज की है तीनों ही, मतलब इतनी मिलेंगी भी नहीं। देन है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, ये है वॉल्यूम 5 में। वॉल्यूम 5 में क्या है, काइनेटिक्स में आपको हर एक टॉपिक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो एज इट इज़ टॉपिक है, और इसमें सिलेबस में क्या मेंशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यानी ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ये सिलेबस इसी बुक से बनाया हुआ है देख के, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन साइड और कंकरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं ना, यहीं पे मिलेंगे आपको पैरेलल एंड कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे है कंसेक्यूटिव रिएक्शन। देन इसके बाद आपको कोलिजन थ्योरी आएगी, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आएगी, देन इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन आयनिक रिएक्शंस। देखो ये एज इट इज़ मेंशन, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन रिएक्शन रेट, ठीक है। तो इस बुक में से आपको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे शायद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मिल जाएगी, तो उसका भी आप फॉर्मूला देख लेना और ग्राफ वगैरह देख लेना। नेक्स्ट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट मुझे इस बुक में नहीं मिला। आई थिंक मैंने ये टॉपिक भी स्किप कर दिया था, मैंने किया भी नहीं था, बट टाइम मिले तो आप गूगल कर लेना। बाकी मुझे लगता नहीं है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो गूगल कर लेना, आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं मिलेगा। देन है ये सरफेस केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस ऑप्शन, सब कुछ सरफेस। ये आपका वही नेट गेट वाला सिलेबस है, कुछ भी बाहर नहीं है इसके, छोटे छोटा टॉपिक है बिल्कुल ही, आप हाफ डे में कर सकते हो, राइट।
देन ये चीज़ जो कोलॉइड्स वाली हैं, ये सॉब्स एंड मिसल्स, ये नेट गेट में कम ही करते हैं स्टूडेंट्स। लाइक जैसे मैंने भी नहीं किया था ये वाला टॉपिक, बिल्कुल ही लास्ट में जाके, मतलब होता है ना, शायद लास्ट अटैम्प्ट था जब मेरा, तभी मैंने मतलब शायद 5 to 6 पेजेस के नोट्स बनाए थे। बट मोस्टली ये टॉपिक हम मतलब कवर करते ही नहीं हैं। तो अगर आपको करना है, क्योंकि मैं तो ये मेंस में भी नहीं करके गई थी, तो अगर आपको करना है तो जैसे कोलॉइड्स क्या होते हैं, देन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मिसल्स, इमल्शंस, ये वाली जो चीज़ हैं, ये जैसे एलिमेंट्री आइडिया अबाउट सोप्स डिटर्जेंट्स, ये वाली चीज़ क्या क्या है, आप मतलब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में आपको हाफ पेज का आप वो बना लेना, नोट्स बना लेना। सिमिलरली मेसल्स और इमल्शंस का भी, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। थोड़ा मुझे इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैंने तो नहीं किया था। ये चीज़ आप तब करना जब आपके पास थोड़ा सा टाइम बचे, ठीक है। बट करना कहाँ से पड़ेगा, या तो आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब से वीडियो नहीं मिले तो अगर आपके पास बीएससी की कोई और बुक हो, के एल कपूर के अलावा, मुझे एक नाम शायद पूरी शर्मा पठानिया, उसमें मिल जाएगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। हाँ, उसमें मिल जाएगा, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो इसके लिए। लेकिन हाँ, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, जो भी आप नोट्स अपने नेट गेट के नोट्स के बाहर से पढ़ने वाले हो, लाइक किसी भी बुक को रेफ़र करोगे ऑब्वियसली, जैसे पूरी शर्मा पठानिया या फिर के एल कपूर, तो आपको क्या करना है, चाहे आप गूगल से करो या फिर आप यूट्यूब से कोई भी टॉपिक पढ़ो छोटा सा भी, देन आपको उसको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, अदरवाइज़ रिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो ये फिर आप मेक श्योर करना थोड़ा सा। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये है वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 में क्या है, ओके, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में है। ऑल्दो क्योंकि अगर आपने ये बुक पहले से पढ़ी हुई है तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मतलब होता है ना कि हमने जब पढ़ी होती तो हमारी चीज़ें जल्दी रिवाइज हो जाती है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक में गिवन है वॉल्यूम 2 में, अगर आपने बुक से नहीं पढ़ी हुई तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि, क्योंकि ये जो सारे के सारे टॉपिक है ना, एक ही टॉपिक आपका नेट गेट के सिलेबस में ही आता है, तो आप सिर्फ अपना इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला चैप्टर कर लेना अपने नोट से, बस मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इसमें मुझे याद है शायद 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसमें 5 पार्ट्स आए थे, और वही ई नोट सेल निकालना, स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन या नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अगर ओबियसली ई नोट सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो बस वही चीज़ें निकालनी आई थी, मुझे इतना ही ध्यान है। बाकी वही शायद कैथोड माइनस एनोड आया था, या ध्यान नहीं है, बट हाँ स्पॉन्टेनियस वाला ज़रूर आया था, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने अटैम्प्ट किया था, थोड़ी सी मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई थी। तो बस आपके नोट्स सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। ये टाइट्रेशंस में मिल जाएगा आपको जब आप टाइट्रेशन वाला पार्ट करोगे, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन तो वैसे आपको सिलेबस में है शायद, पोटेंशियोमेट्रिक ही है ना, हाँ पोटेंशियोमेट्रिक ही है, नहीं कंडक्टोमेट्रिक है शायद। पीएच मेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जब आप इनऑर्गेनिक वाली टाइट्रेशन करोगे तब आपको आ जाएंगी। वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है ये वाला, मुझे तो शायद ध्यान ही नहीं है मैंने किया भी था या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री वॉल्यूम 4। क्वांटम केमिस्ट्री जितनी हाई लेवल की हमारे नेट या गेट में आती है ना, पर्टर्बेशन थ्योरी और डीबे हकल थ्योरी या फिर हाइड्रोजन एटम, मतलब इतने लेवल की आती है, ठीक है, नेट गेट्स के सिलेबस में, लेकिन आपके मेंस के सिलेबस में इतनी आएगी, ठीक है। बहुत इजी वाला पार्ट आने वाला है, तो क्वांटम को देख के आप इसको, मतलब होता है ना कि क्वांटम का फोबिया हमें नहीं आती, तो इसको छोड़ना मत, बहुत ही इजी वाला पार्ट आने वाला है। आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज़ बताइए, राइट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, हर्मिशियन ऑपरेटर्स, पी एक्स, के एक्स, देन पी स्क्वायर, देन जो भी हैं सारी चीज़ें, देन एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन होता है ना कि हम नॉर्मलाइज करते हैं फंक्शन को, देन स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स की ये नहीं है कि आप देखो, अगर आपका फिज़िकल पे अच्छा मतलब होता है ना कि होल्ड है, तो आप डेरिवेशन कर सकते हो। अगर आपको फिज़िकल से डर लगता है तो आपको छोड़ना नहीं है, बट आप डेरिवेशन छोड़ देना, सिर्फ क्या करना है 1D बॉक्स में, उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, n² h² बाई 8 ml², देन
फिर डीजेनरेसी क्या होती है, जैसे 1D बॉक्स में सारी डीजेनरेट होती है, डीजेनरेसी 1 होती है। बाकी 3D बॉक्स में देखना पड़ेगा कि वैल्यू मतलब एनर्जी का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, nx² h² बाई 8ml x² प्लस फिर y के लिए भी प्लस z के लिए भी। तो ये चीज़ ठीक है, डेरिवेशन मत करना, सिर्फ उसकी एनर्जी और डीजेनरेसी वगैरह के फॉर्मूले देख लेना, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो फिर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। या फिर अगर फर्स्ट एक्साइटेड से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो जो हमारी ट्रांजिशन एनर्जी होगी उस वो एनर्जी के कोरिस्पोंडिंग वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू हमारा डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ टू लेवल्स बिटवीन विच द एक्साइटेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो ये है क्वांटम केमिस्ट्री। इस ये वॉल्यूम 4 में मिल जाएगी आपको। देन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वॉल्यूम मतलब बुक से ना पढ़ के आप अपने नोट्स पढ़ लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट हो गए, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। वॉल्यूम मतलब बुक वही लोग पढ़ना जिनकी फ़िज़िकल अच्छी है, क्योंकि उनको बुक पढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। लेकिन जिनकी फ़िज़िकल थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप वो नोट्स से ही पढ़ लेना, क्योंकि वो थोड़ा आपका टाइम सेव कर लेगा। अदरवाइज़ आप बुक से पढ़ोगे बहुत बड़ा लगेगा आपको, और फिर आप आ जाओगे डिप्रेशन में कि यार सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। तो आप ऐसे करना। देन है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, अपनी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो है वॉल्यूम 4 में मिलेगी आपको। ये देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है ना रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल देन रमन, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपने, देखो रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन, सिर्फ ये तीनों टॉपिक ही करने हैं। और जो स्टार्टिंग वाली जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, इनका रेडिएशन का इंटरेक्शन कैसे होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे, क्वांटाइजेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर में रिलेशन क्या है, देन रेजोनेंस कैसे होती है जब रेडिएशन किसी भी मैटर पे पड़ती है, देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको इसमें शायद इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। जो ये फर्स्ट है ना इंट्रोडक्शन, देखो 393 पेजेस से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक होता है 401, यानी 7 पेजेस हैं। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी स्टार्टिंग वाली, ठीक है। तो ये वाली हो गई। देन रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये तीनों भी टॉपिक इसी बुक में है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स में देखो नेट गेट में काफ़ी करवाया होता है कि मतलब डायटोमिक से लेके फिर आपको पॉलीटोमिक तक भी करवाया जाता है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ डायटोमिक तक करना है। जैसे कि जो भी चीज़ें मेंशन है ना सिर्फ उतना ही करना है। अपने नेट गेट में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा कम है ये जस्ट। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको थ्योरी चीज़ें करनी है, वही फॉर्मूलाज देखने हैं और फॉर्मूला याद करने हैं। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डिराइव करवाए जाएंगे वहाँ पे। ओके, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ये भी है, ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशन। देन हाँ, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी कर लेना, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है मैं बताती हूँ कहाँ पे है। ये हो गया फिजिकल। देन है फोटोकेमिस्ट्री, ये आपकी मिलेगी वॉल्यूम 5 में। सॉरी, वॉल्यूम 5 में जो फोटोकेमिस्ट्री है ना, थर्ड टॉपिक, ये आपको पूरा का पूरा करना है 247 पेज से लेके 277 तक। केमिल्यूमिनेसेंस टॉपिक नहीं आएगा इसमें से, ये छोड़ देना। प्लस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये वाला छोड़ देना। बाकी काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में काफ़ी रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको जैसे ये, हाँ एक बार सॉरी, फोटोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग से करते हैं। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल एंड वाइब्रेशनल, ये यहाँ तक जो चीज़ें हैं ना, रेडिएटिव एंड नॉन, और हाँ जबलोन्स्की तक, ये आपको इनमें से जबलोन्स्की डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा आपके, ठीक है। नेट गेट वाले में ही फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेंस मिल जाएगी, नहीं भी मिले तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इसमें। जो मैंने अभी बताया ना जो चीज़, वो आएगी। हाँ, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें जो चीज़ें गिवन है ये सब कुछ। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसमें आपको ये फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देन जबलोन्स्की डायग्राम आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, वैसे इसमें भी मिल जाएगा बुक में भी।
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाले में ही। देन यहाँ से जो स्टार्ट होती है ना लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ये हमारा वॉल्यूम 5th में है। फोटोकेमिस्ट्री वॉल्यूम 5th, हाँ ये रहा। 2 बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस, ये सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है आपको। बस जैसे क्वांटम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, देन काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन आएंगे ना, इसमें काफ़ी रिएक्शंस दी होंगी, लेकिन आपको सिर्फ कौन सी करनी है, सिर्फ काइनेटिक्स ऑफ HI डिकम्पोजिशन एंड H2Br2 रिएक्शन, ये 2 ही करनी है, बाकी ये रिएक्शंस मत करना। देन ये फोटो स्टेशनरी, फोटो सेंसिटाइज, डायमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन, ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर हो जाएगा। कैमिल्यूमिनेसेंस नहीं करना और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं करना, बाकी सब चीज़ें करनी है। तो ये हो गई आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इतना ही था। एंड आई होप कि सारा सिलेबस आपको क्लियर हो गया है कि कहाँ से क्या करना है। बाकी अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितना आपको क्लियर हो गया है ना फिज़िकल का सिलेबस कि हाँ मुझे कहाँ से क्या करना है, पहले आप सबसे पहले वो कवर कीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाए कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, अदरवाइज़ डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार टाइम बहुत कम है और सिलेबस हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये करना। एंड लास्ट में अगर आपके पास टाइम है, आपकी रिवीजन हो गई है, फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, देन प्लीज़ लेट मी नो, मैं मे बी हेल्प कर पाऊँ, या फिर कैसे भी करके आप मुझे बताना। अगर मैं हेल्प कर पाई देन आई विल डेफिनेटली डू दैट, ओके। सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड टाटा बाय बाय, सी यू।